डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट के एचआर पॉलिसीज, एचआर जिसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन इत्यादि के ही सीक्वेंस में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर मैनेजमेंट। ये सबसे, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, फैक्ट्री, चलता तो बेसिकली आदमी से ही है ना। चलाने वाला भी आदमी है, आदमी के लिए ही चल भी रहा है, क्योंकि हर जगह ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है। आज इस मैन पावर प्लानिंग की सिंपल एक डिफिनीशन की तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ में उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, मैन पावर प्लानिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है इसकी बात करेंगे, और साथ में मैन प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। मैन पावर प्लानिंग की प्रोसेस क्या है, प्लानिंग प्रोसेस, और इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं, इसकी इस चार पे करेंगे विचार, इस चार पे करेंगे विचार। तो सबसे पहले हम आ जाए, किसकी बात करें, मैन पावर प्लानिंग। तो बेसिकली ये करता क्या है मैन पावर प्लानिंग? तो मैन पावर प्लानिंग, अब देखिए बहुत सारा जो है काम होता है इंडस्ट्री के अंदर। कितना आदमी लगना है, ठीक है ना, कौन आदमी क्या करेगा, कौन क्या क्या कर सकता है, ये सारी चीज़ों की प्लानिंग। मान लीजिए कि दिवाली का टाइम आ रहा है, उस समय किसी प्रोडक्ट की जो है डिमांड बहुत ज़्यादा रहने वाली है, तो हम अभी से रिक्रूटमेंट कर लेना, उसको एडवांस में बुक करके रख लें, मटेरियल मैनेज कर लें। ये सारी चीज़ें जो है, क्योंकि देन एंड दैट आदमी नहीं मिलते रहता है। गांव घर में भी जो है लोगों की जो है भारी कमी है, जनसंख्या बहुत है इस देश में, लेकिन काम करने वालों की भारी कमी है। 100% जनसंख्या में सिर्फ 12% लोग इस देश में टैक्स देते हैं। मतलब इस 12% लोगों के भरोसे 88% लोग जी खा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं। तो एनीवे उस पॉइंट पे नहीं जाएंगे, लेकिन मैन पावर प्लानिंग का मतलब है कि जो है वी हैव टू अवॉइड द सडन अवॉइड सडन इंटरप्शन, सडन इंटरप्शन जो है किसी भी काम में, ऑल ऑफ सडन जो है परेशानी जो आती है वो ना आए, ठीक है ना। चाहे शॉर्टेज ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है ना, जैसे किसी कॉलेज में आप पढ़ते हैं, जो है ना, कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और उसकी फैकल्टी ही नहीं मिल रही है, तो दैट इज द कि भाई ये सब्जेक्ट टफ है और इसके लिए हमें चाहिए। क्योंकि आजकल हालांकि 99% कॉलेज जो है भारत में, दे आर द रनिंग बाय द बिजनेसमैन, नॉट द एकेडमिशियन। तो बाय एंटिसिपेटिंग द नीड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ स्किल, जो है टाइप ऑफ स्किल, किस तरह के लोगों की ज़रूरत है वो हमको जो है देखना, रिक्रूटमेंट करना टाइप ऑफ स्किल के साथ साथ जो है पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए अलग, हर आदमी हर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता है। रिक्वायरमेंट जो है किस तरह की उस समय बनती है, लेवल ऑफ पर्सन, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें जो है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, नॉलेज की नहीं एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, सफिशिएंट ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें जो है मैन पावर प्लानिंग के अंदर आ जाएगा। ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, और पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट में जो है क्या होता है कि पोस्टपोन हो गया, तो फिर उस जो है कोई प्रोजेक्ट है, आप काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे, किसी कारण से गवर्नमेंट के उसके चलते ये पोस्टपोन हो गया, और आपने 100 आदमी रख लिए हैं प्रोजेक्ट के लिए। अब वो 100 आदमी का आप क्या कीजिएगा, 100 आदमी तो आपसे पैसा मांगेगा, तो उसको क्या कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं, या आपने प्रोजेक्ट लिया था 3 मंथ का, अब आप देख रहे हैं कि 3 मंथ में कंप्लीट नहीं होगा, इसके लिए तो 4 महीना चाहिए, तो अब 1 महीना एक्स्ट्रा कौन रुकेगा आपके लिए? तो वो सब प्लानिंग आपको करने हैं। साथ में ही जो लेबर कॉस्ट होता है वह दिन व दिन बढ़ते जाता है, तो लेबर कॉस्ट जब आप देते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं क्या, सैलरी या वेज,
तो जब आप पैसा देते हैं तो कंपनी चाहती है कि हम जब पैसा दे रहे हैं तो उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो, साथ में ही जो है चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहे, सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहे। जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको जो है प्लान्स एंड एक्टिविटीज मालूम हो, अगले नेक्स्ट डे का प्लान एंड एक्टिविटीज उसको मालूम हो कि कल आकर के हमें क्या करना है। दैट मीन्स कि कहे तो उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो, वह उस चीज़ की जिम्मेदारी ले। या एचआर जो है, ये मैन पावर प्लानिंग करता कौन है? ये पूरा पूरा एचआर का काम है, ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा काम किसका है? एचआर का काम है। फिर मैन पावर एक इन्वेंट्री की तरह भी काम करता है, तो ना इन्वेंट्री बना करके रखते हैं, जैसे घरों में इन्वेंट्री बनाते हैं ना कि 5 किलो आटा इकट्ठा लाते हैं, 10 दिन तक चलता है, ऐसा थोड़े एक रोज रोज आटा लेकर के आते हैं। तो सरप्लस, अब कहेंगे पैसा तो आपका फंस गया, तो मजबूरी रहती है, हमें मजबूरी है कि दिवाली में, जैसे अभी एग्जांपल दे रहे थे, कोई पर्टिकुलर जो है आपका मोमबत्ती की कंपनी है या छोटा मोटा कोई भी कंपनी है, उसको मालूम है कि उस समय ज़्यादा लोग मिलेंगे, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और उस लोग मिलेंगे नहीं, तो अभी से रिक्रूट कर लेगा, ठीक है 2-4 महीना का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन वो उसको मंजूर है। तो कुल मिलाकर के ये डिमांड और एक्सपेक्टेशन और सप्लाई, है ना, ये सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम जो है किसका है? मैन पावर प्लानिंग का है। ठीक है, इसमें यदि इसकी डिफिनीशन की कोई बात करे आपसे कि इसकी डिफिनीशन क्या है, जैसा कि हमने बताया कि डिफिनीशन पर भी हमको ध्यान देना है, तो डिफिनीशन इसका क्या देंगे, यही अभी तक तो जो है डिफिनीशन ही चल रहा है। अब चाहे इसको जैसे भी आप लिखें, तो कुल मिलाकर के जो है ना, मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ किसका? प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग। सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट है फोरकास्टिंग करना, कि आज से 1 महीना बाद, 6 महीना बाद कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, कैसे कैसे लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, ये मालूम हो हमें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें मालूम रहना चाहिए कि कैसे कैसे लोगों की, कितने कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। फिर दूसरा, डिग्री टू विच दीज रिसोर्सेस कैन बी ऑप्टिमली यूज्ड, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन। अब लोगों को रख तो लिए, अब उसका यूटिलाइजेशन, उनके स्किल का यूटिलाइजेशन ये करना। दूसरा कि लोगों को बांध करके रखना, परसीविंग मैन पावर प्रॉब्लम बाय प्रोजेक्टिंग present resource into the future and comparing with the forecast of requirement to find out their adequacy quantitatively and qualitatively। ध्यान में ये मतलब कि जब जैसा जरूरत पड़े उतना हमें लोग मिल जाए। क्या होता है कि हमें कोई चीज़ की जरूरत है, तो अभी हम उसको खरीदेंगे नहीं, लेकिन बात करके रख लेंगे, ठीक है ना, आश्वासन दे देंगे कि भाई आप उस समय ज्वाइन कर लोगे ना, या वो ऑलरेडी कहीं काम कर रहा है, हमें जरूरत है 6 महीने के बाद, ठीक है ना, तो उस हिसाब से बात कर लेंगे। ये नहीं कि अभी उसको रिक्रूट कर लेंगे कि पता नहीं 6 महीने के बाद आएगा कि नहीं आएगा, तो हमें जरूरत है 2 लोगों की, 4 लोग से बात करके रख लेंगे, इस उम्मीद के साथ कि 2 हो सकता है मना कर दे, ठीक है ना। लास्ट जो है प्लानिंग में ही नेसेसरी प्रोग्राम ऑफ रिक्रूटमेंट जो है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग देना, जो है डिप्लॉयमेंट करना, यूटिलाइजेशन करना, डिमोशन, टर्मिनेशन, कंपनसेशन, ये सारी चीज़ें प्लानिंग के अंदर, मैन पावर प्लानिंग के अंदर ही आ जाएगा। जो आपको एक होगा तो अलग से भी हम बता देंगे, और ऐसे हम बता भी चुके हैं, बहुत सारी चीज़ बता चुके हैं कि इस प्लानिंग में आपका क्या क्या आ जाता है, कि जो है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो, ये भी काम है उसका, डिमोशन, प्रमोशन ही सिर्फ नहीं, डिमोशन भी जो है, यदि काम नहीं कर रहा है तो उसको डांटना, फटकारना, ये सब काम किसके अंदर आ जाती है? प्लानिंग ऑफ द मैन पावर की प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है, अब यदि बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन पावर प्लानिंग क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है मैन पावर प्लानिंग करने का?
जरूरत क्यों है? इसलिए जरूरत है कि टू प्रेडिक्ट एक्यूरेट मैन पावर, टू प्रेडिक्ट एक्यूरेट मैन पावर, क्योंकि मैन पावर फ्री में तो मिलेगा नहीं। ऑर्गेनाइजेशन का एक जो है ह्यूज अमाउंट खर्च होता है जिसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं एम्प्लॉय रखने में, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय रखना सिर्फ सैलरी वाली बात नहीं आती है, दूसरी भी जिम्मेदारी है कि उसको बैठने के लिए जगह देना है, उसके लिए वॉशरूम, उसके लिए सेफ्टी, उसके लिए फैमिली प्रोटेक्शन, सोशल इशूज हैं, तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ये कोई मजाक तो है नहीं कि आज 10 आदमी को रख दिए कल 4 आदमी को निकाल दिए, इससे क्या होगा, कंपनी का इमेज भी खराब होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। फिर इन्वेंट्री लेवल भी जो है ध्यान रखना है आपको। किसका इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं? मैन का, सामान का नहीं। कंपनी का जो काम कर रहा है या जिसको रिक्रूट कर रहे हैं उसकी स्किल देखना, उसको ट्रेनिंग देना, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक करना, और नहीं है तो उसको या तो किसी और को खोजें या उसको बोल दें कि भाई आप थोड़ा सा और अपने एजुकेशन बढ़ा लो। उसकी जो है वर्क एक्सपीरियंस, जो हम पर्टिकुलर काम देने जा रहे हैं उस काम का उसको एक्सपीरियंस है कि नहीं, वो पैसा कितना लेगा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। फिर वह जो है सब कुछ करने के बाद वो हमारे लिए प्रोडक्टिव होगा या नहीं, कंपनी से उसका जो है अटैचमेंट होगा या नहीं। तो ये सारी चीजें हमको जो है ऑब्जेक्टिव हमारा है किसका, मैन पावर प्लानिंग का। उसके साथ ही जो हमारा एचआर पॉलिसी है उसको वह फॉलो कर रहा है कि नहीं। क्या होता है कि हमारे एचआर पॉलिसी में कोई पर्टिकुलर सुविधा नहीं है, और वो जब आया कोई नया एम्प्लॉय आया तो बोल रहा है कि भाई हमें तो ये फैसिलिटी वहाँ मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट की फैसिलिटी जो है हमारी कंपनी नहीं देती है, और जिस कंपनी से वो आया वहाँ देती थी, तो क्या हम फ्लाइट की फैसिलिटी देंगे? फिर वो बोलता है कि भाई हमें तो फ्लाइट की फैसिलिटी चाहिए ही, तो हमारी मजबूरी यदि है उसको रखना तो हम देते हैं, अदरवाइज हम अपने एचआर पॉलिसी को चेंज नहीं करते। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे ही इसको फ्लाइट की फैसिलिटी देंगे तो हमारे यहाँ जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं 5 साल 10 सालों से, वो कहेंगे कि भाई आपने उनको दिया तो आप हमें भी ये सुविधा दो, ठीक ना। तो ये चीजें जो है सब ऑब्जेक्टिव में, मैन पावर प्लानिंग की ऑब्जेक्टिव में आता है। इस प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है, प्लानिंग की प्रोसेस क्या होती है, तो प्रोसेस भी थोड़ा सा देख लें, उसके बाद जो है हम स्टेप्स देख लेंगे। सबसे पहला प्रोसेस है कि हमारा गोल क्या है, और जो हम एम्प्लॉय को ले रहे हैं उसका क्या गोल है। उसका गोल रियली एक जज्बा है काम करने का, एक शौक है काम करने का, उसका पैशन है काम करने का, तो अच्छी बात है। सिर्फ मजबूरी में ज्वाइन कर रहा है, सिर्फ पैसे के लालच में ज्वाइन कर रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं ये आपको ध्यान रखना है। कंस्ट्रेंट्स मतलब कि जो है टर्म्स कंडीशन, इसको हम बोल रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन। हर चीज में जो है देखते हैं ना कि कई बार जाते हैं हम लोग तो एडवर्टाइज रहता है कि 2 शर्ट के साथ 5 शर्ट मुफ्त, और सबसे नीचे लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो ये भी जो है ध्यान देना है कि जो है इन्वेस्टमेंट कितना है, यूनियन का वो आदमी है, या जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो आदमी की जो है जॉब चाहिए हर आदमी को, तो हर आदमी आ जाता है, तो क्या हर आदमी को थोड़े ले रख लेंगे। अपने टर्म्स कंडीशन में वो फिट बैठ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। फिर जो आपका एचआर है वो जो है चीज़ों को मैनिपुलेट कर पा रहा है कि नहीं। कई बार एक दूसरे की चीज़ों को हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं, तो मैनिपुलेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जो है फिर यदि कोई एम्प्लॉय हर टर्म कंडीशन को फॉलो करते हुए ज्वाइन कर लिया है तो जो है अच्छी बात है। हमारे एक्सपेक्टेशन पर यदि वह उतर रहा है, हमारे एक्सपेक्टेशन क्या है और उसके एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन फुलफिल होना चाहिए। अब उसकी एक्सपेक्टेशन तो हम फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन वो मेरा एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतर रहा है,
तो रूल्स ऑफ एक्शन क्या कहता है, रूल्स ऑफ एक्शन, उसको जो है डिमोशन देना है, सैलरी घटाना है, टर्मिनेट करना है ना, क्योंकि बिहेवियरल इश्यूज भी बहुत आते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो पूरे सिस्टम को ही खराब करके रख देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो पूरे सिस्टम को ही सुधार देते हैं। तो हर तरह के लोग आते हैं, है ना। और ये सब कुछ काम जो है एक टाइम होराइजन के अंदर ही, हर चीज का एक टारगेट होना चाहिए कि भाई इतने दिन में ये काम करके आपको देना है। सरकार के पंचवर्षीय योजना की तरह काम नहीं करना है कि बस वो चल रहा है, वो चल रहा है। आज तक सरकार की पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं हुई, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आज नहीं कल कर लेंगे, क्योंकि पंचवर्षीय कोई चीज का भी एक टाइम होराइजन होना अत्यंत आवश्यक है। पंचवर्षीय योजना क्यों फेल हो गई? क्योंकि उसमें टाइम होराइजन नहीं था। टाइम होराइजन नहीं रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है जो हमने आपको बताया स्टेप्स इन्वॉल्व, ठीक है ना। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है इसमें? स्टेप्स इन्वॉल्व इन मैन पावर प्लानिंग। अब ये लास्ट ही टॉपिक है, मैन पावर प्लानिंग, ठीक है। अब ये मैन पावर प्लानिंग में अभी आपने देखा कि हम लोगों ने बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस किए। सबसे पहला जो आपका स्टेप्स है कि पहले एग्जिस्टिंग कंपनी में मैन पावर के गैप्स को देखिए। कई बार क्या होता है कि सफिशिएंट लोग रहते हैं लेकिन काम करने की मक्कारी हम सब के खून में तो है ही, इंडियंस के खून में, कि बिना मेहनत का ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिल जाए या कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल जाए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको कंसीडर करना ज़रूरी है। हम देख लें कि रियल में आदमी की ज़रूरत है या नहीं। जैसा कि हमने बताया कि रिक्रूटमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, रिक्रूटमेंट के साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स साथ में आ जाते हैं, तो उसको भी देखना जरूरी है। दूसरा होता है कि प्रिपरेशन फॉर इन्वेंट्री, प्रिपरेशन फॉर सिलेक्शन। हमको जो है जो सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, पर्टिकुलर आदमी को, ठीक है ना, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, किस रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या हम उसको उस हिसाब से सैलरी दे पाएंगे, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन उसका कर पाएंगे। फिर साथ में उसका एज क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, वो कहाँ से ट्रेनिंग लिया है, वो किस तरह का जॉब्स एक्टिविटी पास्ट में किया है, ये सारी चीज़ें, अप्रेजल कितना है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जहाँ पर हम उसको रखने जा रहे हैं उस डिपार्टमेंट का कितना उसको एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें देख करके ही हम चीज़ों को सिलेक्ट करें तो ही उसमें सक्सेस हो पाते हैं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है कि फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्यों हम फिर आ गए? क्योंकि क्या होता है, कंपनी को जरूरत है, मान लीजिए कि कंपनी को जरूरत है लोगों को दिसंबर में, कि हमें मालूम है कि दिसंबर में हमें 10 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यदि जुलाई में ही रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दें या नवंबर में ही शुरू कर दें, 1 महीना पहले, तो हमारे पास गैप मिल जाता है कि लोग जो आते हैं उनसे प्रॉपर डिस्कस कर पाते हैं, प्रॉपर उनको भी टाइम दे पाते हैं। क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कि बोल देंगे कि ठीक है कल ज्वाइन कर लो, तो कल ज्वाइन कर ही लेगा, वो बेरोजगार ही बैठा हुआ है, आपके इंतजार में ही बैठा हुआ था, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो ये जो है आपको दिसंबर में यदि आप गए रिक्रूटमेंट करने तो आपकी मजबूरी हो जाएगी कि जैसा आ रहा है वैसा ही रख लें। इसलिए फोरकास्टिंग बहुत ज़रूरी है कि डिपार्टमेंट से मंगा लें कि भाई कोई छोड़ने वाला है या कोई छोड़ रहा है या आपके पास एम्प्लॉय नहीं है या कब कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए, तो ना क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एक्सपीरियंस वाले बंदे की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें देख करके हम पहले से रखें। हम जो है जॉब एनालिसिस कर लें, जॉब एनालिसिस कर लें, उसकी परफॉर्मेंस देख लें कि डिजायरेबल जॉब जो है वो कर पाएगा कि नहीं, जॉब की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। पहले से ये सब पता हो तो हम पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं कि हमको पर्टिकुलर इसी के लिए आदमी चाहिए, और आता भी आप देखते भी होंगे जॉब डिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं
कि जॉब को हम डिस्क्राइब कर दें, जॉब डिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट एक आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है फोरकास्टिंग के बाद, मैन पावर प्रोग्राम। अब बोलिएगा सर ये क्या है मैन पावर प्रोग्राम? इसी 4 पर विचार करके अब इसको बाइंड अप करेंगे। मैन पावर प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड फॉर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, एक प्रोसीजर, हमारे यहाँ एक प्रोसीजर हो, ये नहीं कि चेहरा देख करके काम हो रहा है, किसके पास कितना एक्सपीरियंस है तो कितना सैलरी देना है, कितना प्रमोशन देना है, कितनी ट्रेनिंग देनी है, किस तरह से सिलेक्शन हो, इंटरव्यू कमेटी में कौन कौन बैठने वाले हैं, इंटरव्यू कमेटी जो बनी है उसमें कौन कौन से लोग बैठने वाले हैं, इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखें, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का जब आप ध्यान रखते हैं तो आपका ये मैन पावर प्रोग्राम मतलब कुल मिला करके प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन, प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन, ट्रेनिंग उसको दे रहे हैं, फिर प्रमोशन, इंक्रीमेंट, किस बेसिस पर सब देना है उसका एक कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो तो अच्छी बात है। क्योंकि जिस कंपनी में 10-20 वर्कर हैं वहाँ तो काम चल जाता है, लेकिन जहाँ पर 1000 हैं तो चेहरा देख करके काम नहीं हो सकता है। तो वहाँ तो एक जो है प्रोसीजर, एक मेथड, एक स्टैंडर्ड रहना ही चाहिए, तभी हो पाता है, अदरवाइज नहीं हो पाता है, ठीक है। तो दैट इज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मैन पावर प्लानिंग। तो ये आपने देखा कि मैन पावर प्लानिंग कितना जो है, इसको लेक्चर को बहुत अच्छे से आप सुनिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लिख नहीं पाए हैं लेकिन बताए जरूर हैं, ठीक है ना। तो बता दिए, इसका मतलब कि अब आप समझ गए, ऑब्जेक्टिव बता दिए, प्लानिंग प्रोसीजर बता दिए, और लास्ट में जो है आपको ये भी बता दिए कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।